जी हाँ, सर्वनाश की राह पर बांग्लादेश। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अब सर्वनाश की राह पर चल पड़ा है। पहले हिंदुओं पर अत्याचार, फिर जो इस्कॉन के संत हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, उनके वकील के साथ मारपीट, हिंदुओं के साथ मारपीट, और अब तो पाकिस्तानी फौज की पूरी एंट्री होने लगी है बांग्लादेश में। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान ने कट्टरपंथियों को हथियार दिए हैं, कट्टरपंथियों को अब आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज, बांग्लादेश में पाकिस्तान फौज की एंट्री हो गई है और बाकायदा अब कट्टरपंथियों को हथियार दिए जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। कट्टरपंथियों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आतंकियों का एक नया अड्डा आप कह सकते हैं बांग्लादेश अब बनता जा रहा है। 100 ट्रेनिंग लिए हुए आतंकी बांग्लादेश में मौजूद हैं और बांग्लादेश बीएटी टीम तैयार कर रहा है। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है और इसमें खुली छूट यूनुस सरकार ने दे दी है। चटगांव पोर्ट को पाकिस्तान के लिए खोला जाना, पाकिस्तान से जो तमाम सामान आ रहे हैं, साजो सामान, वो बिना चेकिंग के आ रहे हैं और अब पाकिस्तान की फौज की एंट्री, वहां कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो अब तक पीओके में आतंकियों का अड्डा बेस बनाया गया था, अब एक नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का वॉर प्लान, जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश फौज। एक और बड़ी खबर, फौज की जो पूरी तैयारी है, बांग्लादेश की जो फौज है वो अब वॉर प्लान तैयार कर रहे हैं। किसके खिलाफ? क्या भारत के खिलाफ युद्ध लड़ना चाह रहा है बांग्लादेश? जंगी तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है इन्फेंट्री डिवीजन। एयरफोर्स के एयरबेस भी अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और ये अपने आप में बड़ी खबर। पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी फौज के बीच जो तालमेल है वो नजर आ रहा है और बाकायदा अब जंगी तैयारी की जा रही है पाकिस्तान फौज और बांग्लादेश की फौज मिलकर। और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी जो फोर्स है उसे अलर्ट मोड में रखा गया है। बांग्लादेश फौज की एक इन्फेंट्री डिवीजन ऑपरेशन को लीड कर रही है। एयरफोर्स के एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है और पाकिस्तान फौज से बांग्लादेशी आर्मी को पूरी मदद मिल रही है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली खबर, और आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से एक बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है बांग्लादेश की जमीन से, बांग्लादेश की धरती से। वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग होकर बना, अब उस पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को हथियार सप्लाई कर रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सेना हिंदुओं पर हिंसा के लिए कट्टरपंथियों को बाकायदा आतंकवादी ट्रेनिंग देगी। सोचिए कि अब अभी तो हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो कुछ नहीं, पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश भी जो 100 ट्रेंड आतंकवादी पहुंचे हैं पाकिस्तान फौज के साथ। पाक फौज अब भारत के खिलाफ बीएटी टीम तैयार करेगी, बांग्लादेश बीएटी टीम तैयार करेगी और ये भारत के खिलाफ खुलकर अब साजिश है। ये अपने आप में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए कि पाकिस्तान फौज की एंट्री अगर हो रही है, आतंकियों के निशाने पर कौन कौन रहेंगे। जो 100 ट्रेंड आतंकी आए हैं ये आपको बताते हैं। गैर इस्लामिक समूह, जो कि इस्लामिक वहाँ पर जमात का वहाँ दबदबा हो गया है, कट्टरपंथियों का दबदबा हो गया है। धार्मिक इमारतें हैं, मंदिरें वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। आतंकियों के निशाने पर होंगे इस्लाम के उलट विचार वाले लोग, यानी कट्टरपंथी अब चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र की तरह इस्लाम वहाँ पर सिर्फ रहे, इस्लामिक लोग रहें। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय यानी साफ तौर पर हिंदू, वहाँ हिंदुओं को पहले ही मारा जा रहा है। बड़े शहरों में आईईडी से हमले के प्लान बन सकते हैं आतंकियों के निशाने पर, और ये सब कुछ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि हिंसा जो अब तक हुई उसका पाकिस्तान कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। कैसे, आपको बताते हैं। 11 नवंबर को पाकिस्तान से जहाज बांग्लादेश पहुंचा, चटगांव पोर्ट चूंकि पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया। जहाज का नाम था MV युआन जियांग फाजैन। ये चाइनीज जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन हथियार भेजे गए थे, बाकायदा हथियार भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में। जहाज में बम बनाने की सामग्री भी मौजूद थी और ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेंड आतंकी हैं उन्हें भी भेजा गया। 100 आतंकवादी भी पाकिस्तान से भेजे गए। जो चटगांव पोर्ट है अब तक पाकिस्तान के लिए वहां बैन था, लेकिन यूनुस सरकार आने के बाद उसे खोल दिया गया। पाकिस्तान फौज की स्पेशल टीम भी ढाका एयरपोर्ट पहुंची है। तो ये बता रही है सब कुछ, ये साजिश बता रही है कि भारत
को उकसाने के लिए और भारत के खिलाफ पाकिस्तान अब बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल करने वाला है और कर रहा है। वहां जो ट्रेंड आतंकी अगर पहुंचे हैं या पाकिस्तान की फौज पहुंची है या हथियार, साजो सामान, बम बनाने की सामग्री हो या मशीन गन हो, अगर ये पहुंचाया जा रहा है तो साफ तौर पर यूनुस सरकार ये पाकिस्तान को एक तरह से खुली छूट दे चुकी है कि आप आइए और यहाँ से भारत के खिलाफ हमला कीजिए, साजिश रचिए, और हिंदुओं को तो हम मारने के लिए कट्टरपंथियों को खुली छूट दे ही चुके हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत हैं, विदेश मामलों के जानकार, और डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार। अरविंद जी, सवाल सबसे पहले यही है कि आखिर बांग्लादेश कहां जाकर रुकेगा, या फिर हम ये मान लें कि अब तक जो बेस पाकिस्तान का पीओके था आतंकियों के लिए, अब नया बेस बांग्लादेश बनता जा रहा है और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमित साहब, ये वाकई खतरे की निशानी है। कारण ये कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वह दरअसल भारत और चीन की सीमा या भारत और पाकिस्तान की सीमा से भी लंबी है। तो इतना पूरी बड़ी सीमा पे एक तो भारत के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण होगा कि उनको कैसे रोका जाए, खासकर उत्तर पूर्व में जो वहां से बांग्लादेशी जो आते हैं या पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी आएंगे, और अगर वे आतंकी बन के आएंगे तो भारत के लिए वाकई एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। और जहां तक बांग्लादेश के आंतरिक हालातों का सवाल है, कट्टरपंथ के लिए किसी भी देश में कोई जगह नहीं हो सकती है, और इसका जो नुकसान होता है वो उसी देश को होता है जहां पर वो पनपता है। और यह भी सत्य है कि यह बांग्लादेश के लिए या पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले 100 वर्षों में तो संभव नहीं है कि वहां के सारे हिंदुओं को वहां से बाहर निकाल करें, या क्योंकि किसी भी समाज के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं किया जा सकता है। अस्तित्व को पूरी तरीके से खत्म करना किसी भी बड़े राष्ट्र के लिए भी संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यह आत्मघाती कदम ही होता है सुमित साहब। डॉक्टर ब्रह्मदीप, तो फिर उपाय क्या है, इलाज क्या है? बांग्लादेश तो अब उस जो कहते हैं कि अगर कोई पागल हो जाए, सनक ही हो जाए, तो फिर उसका इलाज अलग तरीके से करना पड़ता है। वो सनकपन दिख रहा है बांग्लादेश में, वो सुनने को तैयार नहीं। भारत तमाम विरोध जताते हुए आप कई बार कह चुका है कि आप हिंदुओं पर अत्याचार बंद कीजिए, तो यूनुस सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रहे। देखिए सुमित जी, किसी भी देश के एक्सिस्टेंस के लिए भू राजनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। भू राजनीतिक दृष्टि से और भू रणनीतिक दृष्टि से भी बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, क्योंकि वह 3 तरफ से घिरा हुआ है भारत से, और चौथी तरफ समुद्र है या समुद्र है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए ज्यादा संभावनाएं नहीं है। दूसरी बात यह कि बांग्लादेश चाहे जितना दावा करे कि वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है या पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मिलने की चाहे जितनी कोशिशें कर ले, लेकिन हमारी जो सीमा है वो चाक चौबंद है, और उसमें अब जो पूर्वोत्तर की हमारी थोड़ी कमियां थी, जो रणनीतिक तौर पर कमियां थी, तो बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ, पूर्वोत्तर को हमने जोड़ने में सफलता अर्जित कर भी ली है। अब मुद्दा यह है जिस पर आज जो सवाल उठाया है, क्या बांग्लादेश को रोका जा सकता है? बिल्कुल, बांग्लादेश आर्थिक तौर पर भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है, सामरिक तौर पर भी है। तो सबसे पहले उस देश तक कोई पहुंच सकता है, सबसे पहले उस देश तक कोई दबाव डाल सकता है, या उस देश की सप्लाई लाइन को काट सकता है, तो भारत ही काट सकता है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, युद्ध जो होता है वो सबसे अंतिम हथियार होता है, सबसे पहले कूटनीति होती है। और बांग्लादेश में जो सारा माहौल बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो गया है। दरअसल जो अवामी लीग के लोग हैं वो भारत के समर्थन में है, लेकिन अभी चूंकि सरकार कट्टरपंथी जमात इस्लामी के समर्थन से, इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है। तो भारत अभी जैसे भारत ने कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया है, अमेरिका से भी आलोचना हो रही है, ब्रिटेन से भी आलोचना हो रही है, और भारत भी दबाव बनाना है। तो आने वाले समय में इन चीजों पर रोक लगेगी, और अंतरिम सरकार को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने यदि बांग्लादेश की सप्लाई लाइन काट दी, यदि उसको कच्चा माल भेजना बंद कर दिया, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो जाएगी, और वो देश अराजकता की स्थिति से कभी उबर भी नहीं पाएगा। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के लोग भी, जो उदारवादी लोग ये बोल रहे हैं कि यदि यही हालात रहे तो बांग्लादेश अराजकता की स्थिति में पहुंच जाएगा, क्योंकि आईएसआईएस के बहुत सारे लोग बांग्लादेश से पकड़े गए, क्योंकि बांग्लादेश का जो आतंकी संगठन है, जमात इस्लामी, जमात उद दावा, ऐसे बहुत सारे आतंकी संगठन काम करते हैं जो वहां की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा रहे हैं।
तो बांग्लादेश की सेना भी इस बात को समझती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश जो है उस पर दबाव बनाने में भारत कामयाब हो जाएगा। सुमित जी। नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को पता नहीं है कि अगर भारत सप्लाई लाइन काट दे तो क्या असर पड़ेगा। यानी सब कुछ जानते समझते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है, इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आसानी से पाकिस्तानी बांग्लादेश जा सकेंगे। वीजा के लिए नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी के लिए सुरक्षा मंजूरी की जो शर्त है वो भी हटा दी गई। तो देखिए कि यूनुस सरकार ने किस तरह से रेड कारपेट एक तरह से पाकिस्तानियों के लिए बिछा दिया है कि आप आइए, जैसे आइए, जब मर्जी आइए, जो कुछ लेकर आइए, हथियार गोला बारूद जो लेकर आना है आइए, हम आपकी जांच नहीं करेंगे। सुरक्षा जो क्लियरेंस है उसे आप मंजूरी की शर्त हटा दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानियों के प्रति यूनुस सरकार का जो ये प्यार उमड़ रहा है वो इसलिए भी क्योंकि उन्हें लगता है कि पाकिस्तानियों का साथ देकर और पाकिस्तानियों का साथ लेकर हम भारत का कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच जो जैसे डॉक्टर ब्रह्मदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्मदीप जी ने कहा कि अगर सप्लाई लाइन आज हम काट दें तो बांग्लादेश भूखे मर जाएगा। लेकिन सवाल ये है अरविंद जी कि ये तो बात यूनुस सरकार को भी पता है वहां पर, लेकिन फिर भी ये सब कुछ जानते समझते हुए किया जा रहा है कि पाकिस्तानी के लिए रेड कारपेट वेलकम, बिना किसी जांच के आने देना, जहाज पर बैन हटा देना। सुमित साहब, दरअसल यूनुस सरकार जो कह रही है या जो कर रही है वह बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहां तक एक नेशन की बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई केवल इस्लाम के नाम पर एक बने रहेंगे, तो वो तो 1971 में ही उसकी पोल तो खुल गई थी। और जहां तक राष्ट्र हितों का प्रश्न है, समुद्र के दूसरे छोर पर रहने वाला कोई भी देश किसी दूसरे देश के राष्ट्र हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। पर जैसे कि जो बेगम खालिदा जिया है, उनके साहबजादे हैं, वो भी अभी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी का जो पूरा माहौल है वह बहुत ही विषाक्त बन चुका है, और यह यूनुस साहब ये सारी चीजें नहीं जान रहे हैं, मुझे इसमें यकीन नहीं होता है। वो किसी जमाने में प्रोग्रेसिव वामपंथी आदमी रहे और केवल अवसरवादिता के कारण या अपॉर्चुनिज्म के कारण या सत्ता सुख भोगने के कारण वह एक ऐसी सरकार के मुखिया बन गए हैं जिसको जन समर्थन भी हासिल है। इसको लेकर भी अभी विवाद है, क्योंकि अगर उस हिसाब से जिस तरीके से पिछली बार खालिदा जिया की जो पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया था, और वो ये कहते हैं कि जो पहले की जो सरकार थी उसे जन समर्थन नहीं था, तो उस आधार पर तो यूनुस साहब की सरकार को भी कोई जन समर्थन नहीं है। और सप्लाई लाइन का जहां तक प्रश्न है, वह अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और इस अल्टरनेटिव ढूंढने तो क्या अल्टरनेटिव मिल सकता है? भारत का अल्टरनेटिव भी बांग्लादेश को मिल सकता है? मुश्किल है सुमित साहब। जो भारत जो चीजें हैं वहां पे भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, और कोई भी समझदार पड़ोसी ऐसी मूर्खता नहीं करता है कि वह किसी भी अपने मजबूत और ताकतवर पड़ोसी से बैठे बिठाए बिना किसी बात की दुश्मनी ले ले। जबकि सब कुछ संबंध ठीक चल रहे थे। G20 में हमने बांग्लादेश को विशेष मेहमान की तरह बुलाया था, मतलब पड़ोसियों में हमने सबसे ज्यादा अहमियत दी थी। और भारत को जो उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट, भारत के बहुत बड़े हित उससे जुड़े हुए थे। अगर यूनुस सरकार इन सब चीजों की गारंटी दे दे तो यह खुद बांग्लादेश के लिए भी है पूरी तरीके से। जो पावर को लेकर है, जो बिजली वगैरह है, उसमें बांग्लादेश की भारत पर निर्भरता है। अनेक चीजें हैं, अनेक चीजें हैं। और ऐसे में चीन के द्वारा भी अगर वह बहुत ज्यादा रिलाई करता है, तो नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति ठीक वैसी नहीं है। नेपाल भले ये करता है तो एक बात समझ में आती है, पर बांग्लादेश के लिए किसी भी तरीके से सुमित साहब ये समझदारी, लेकिन अपने आप में हैरानी भरी बात है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि भारत के खिलाफ आप जितना ये सब कुछ करेंगे उतना नुकसान आपका होगा, सर्वनाश आपका होगा, बांग्लादेश का होगा। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में थम नहीं रहा है हिंदुओं पर हमला। एक और बड़ी खबर इस बीच, बांग्लादेश में हिंदू लेक्चरर पर जानलेवा हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने कुशल बरन चक्रवर्ती को पीटा। चटगांव यूनिवर्सिटी के हिंदू लेक्चरर पर हमला किया गया।
हमलों का विरोध करने पर लेक्चरर को पीटा गया। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदू ने ये वीडियो शेयर किया है और देखिए किस तरह से पिटाई की गई है और ये लगातार जारी है। वहां पर जितने भी हिंदू हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी को, जैसा कि अरविंद जी ने कहा, कि विषाक्त बनाने की कोशिश यूनिवर्सिटी से शुरुआत की जा रही है। शिक्षण संस्थानों में पहले जो इस्लामिक सोच है, कट्टरपंथी सोच है, वहां उस सोच को हावी करने की कोशिश की जा रही है। जमाते इस्लामी पाकिस्तान का पिट्ठू है, जाहिर है, और पाकिस्तान के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। चौतरफा हमला हो रहा है। आप देखिए कि बांग्लादेश में चौतरफा हमला हो रहा है। पहला जमाते इस्लामी पाकिस्तान का पिट्ठू है। हिंदुओं पर चौतरफे हमले के पीछे की वजह आप समझिए। और जमात उल मुजाहिदीन जो बांग्लादेश का आतंकी संगठन है, ये अलग अलग संगठन है जिसके कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की पार्टी भी कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हरकतों में लगे हुए हैं। बांग्लादेश सरकार के चीफ यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कुछ नहीं उनका चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बने हुए हैं। कठपुतली बनकर वो सब कुछ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर ब्रह्मदीप, कि हम जो यूनुस सरकार कह रहे हैं, दरअसल सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो हम ये मान लें कि कट्टरपंथियों की सरकार है, जमातियों की सरकार है, और अब तो आतंकी संगठन वहाँ पर हैं, तो ये सब कुछ इनकी मिलीजुली सरकार है। यूनुस तो एक चेहरा भर हैं, तो हम उम्मीद किससे करें? क्योंकि सरकार होती है तब तो कूटनीति की बात होती है। यहाँ तो फिर अस्थिरता है, अराजकता है। नहीं, सुमित जी, आपका वाजिब सवाल है। देखिए, किसी अपेक्षा यदि किसी देश से हमको करना है तो वहां की सरकार से करना ही पड़ेगी, और जो भी दबाव डालना पड़ेगा वो अंतरिम सरकार पर डालना पड़ेगा। लेकिन सुमित जी, कुछ चीजों पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल बांग्लादेश में हुजी नाम का आतंकी संगठन काम करता है, जो कि पूर्वोत्तर के इलाके, वहां जो भारत के पूर्वोत्तर के इलाके, वहां से बहुत सारे आतंकी संगठन से उसका संबंध रहा है। ये हुजी का जो कैडर बेस काम करता है, इन्होंने पिछले शेख हसीना की सरकार होने के बावजूद सरकारी नौकरियों से लेकर विभिन्न विभागों में इनके लोग बहुत ही सिस्टम सुनियोजित तरीके से इन्होंने बिठा दिए। इसका मतलब है कि धार्मिक तौर पर धार्मिक कट्टरता का माहौल तो बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में भी लगातार तैयार हो ही गया था। और यहाँ पर भारत ने अपनी चिंता को अमेरिका से साझा भी किया था शेख हसीना के दौर में, कि यदि शेख हसीना की सरकार जाती है तो वहां पर बहुत सारे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि दुनिया ने इस बात को शेख हसीना और भारत के संबंधों के तौर पर देखा, लेकिन वास्तव में बात यह थी कि वहां की आंतरिक जो सुरक्षा व्यवस्था थी वही खराब थी। तो अब जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उन हमलों का परिणाम क्या होगा। क्या वो जो वहां के हिंदू पलायन कर जाएंगे? तो ऐसा जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में वहां के हिंदू समुदाय ने प्रतिकार का जो मादा दिखाया है वो बहुत ही जबरदस्त है, और देश भर में हिंदू समुदाय इसको लेकर प्रदर्शन कर भी रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश के समुदाय को वैदेशिक सपोर्ट किस प्रकार से मिलता है, जो उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त दिला सकता है। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। ट्रंप ने नहीं, लेकिन प्रतिक्रिया से ज्यादा अब जरूरत है। अरविंद जी, आप भी इस बात को मानेंगे कि अब बर्दाश्त के बाहर वाली चीजें हैं। आप प्रतिक्रिया से बाहर ज्यादा की चीजें होनी चाहिए। यहाँ अगर सप्लाई लाइन काटने की जरूरत है तो वो भी काट दीजिए। लेकिन ये हमले लगातार हो रहे हैं, एक के बाद एक। आप हर हमले का रिएक्शन देते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है असर। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत बांग्लादेशियों को मारा, महिलाओं के साथ पाकिस्तान की सेना ने रेप किया, और वो भी ढाका यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कत्लेआम मचा, उसी ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी और कट्टरपंथियों की मिलीजुली अब सरकार नजर आ रही है। ये अपने आप हैरान करने वाली बात है, और ये खतरा भारत के लिए बढ़ जाएगा। उससे पहले ही नासूर न बन जाए, उससे पहले ही इलाज जरूरी है। बिल्कुल सुमित साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ढाका यूनिवर्सिटी को मैंने 2012 में जब विजिट किया था, तो वहाँ पे इतना सेकुलर और इतना बहुत ही एकदम प्लीजेंट एनवायरनमेंट था। और वहाँ पे जो जिन लोगों ने शहादत दी थी देश को आजाद कराने के लिए, उनमें बड़ी संख्या में हिंदू, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, हिंदू प्रोफेसर ग्राउंड है वहाँ पे बहुत ही। सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
हाँ अरविंद जी बोलिए अब। हाँ, वो दरअसल बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर ये सारी चीजें हैं और उस यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को बहुत ही विषाक्त बनाया जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी के माहौल को खराब किया जा रहा है और बिल्कुल वहां पे यह दुष्प्रचार भी किया जा रहा है, खासकर वहां पे जो वहाँ स्टूडेंट लीडर जो भाषण दे रहे हैं और जो हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस या जो वहां से गुप्तचर सेवाएं जो वहां से जो खबरें ला रही है, उससे ये अंदाज लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भारत दरअसल हम पे अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है या हम पे युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है। पर प्रश्न यह उठता है कि जो भारत के मीडिया में भी और भारत के जो अधिकांश विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि भारत ने अभी तक जो बांग्लादेश पर दबाव बनाया है वह नाकाफी है, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रीय अखंडता और खासकर ये जो पूरा साउथ एशियन कॉन्टिनेंट है, जी इसके समीकरण और उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। विदेशी ताकतें इधर दखल-अंदाजी कर रही है। ऐसे में क्या आपको ठीक लगता है ये सुमित साहब कि हमें चुप रहना चाहिए? बिल्कुल मुझे सवाल लगता है बिल्कुल कि सवाल यही है कि अब हम कब तक प्रतिक्रिया और ये निंदा करेंगे या फिर दबाव बनाने के लिए अब एक स्ट्रॉन्ग जो स्टेप, अगर सप्लाई लाइन काटने की बात है तो बिल्कुल उन्हें दिखाना पड़ेगा कि साहब आप जो हैं ज़्यादा उछलिए मत। भारत अगर सप्लाई लाइन काट दे या भारत अगर एक्शन ले ले तो फिर आप भूखे मर जाएंगे, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी है कि अब कड़ी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की एंट्री होने लगी है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी, बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए।